माय चैनल और मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर जिसका नाम है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। और इस पेपर से हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पर। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम इस मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस को समझने वाले हैं और उसमें हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं और उसके बाद हम कांस्टेंट सीक्वेंस को भी समझने वाले हैं। तो काइंडली वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मोनोटॉनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन से कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोनोटॉनिक सीक्वेंस और ये क्या होती हैं। आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं और इसको कैसे आप सॉल्व करते हैं, इसकी डेफिनेशन को किस तरह से समझना है। एक बार में आपको इससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। लेट ए एन बी ए रियल सीक्वेंस। कोई ए एन जो है वो एक रियल सीक्वेंस है जिसमें ए एन क्या होता है, nth टर्म होता है किसी भी सीक्वेंस का। तो अब हमें क्या पढ़ना है कि मोनोटॉनिक सीक्वेंस की कोई दो कंडीशंस पॉसिबल हैं जो आपको दिख रही है, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग। इनमें से अगर कोई एक भी कंडीशन फॉलो होती है किसी सीक्वेंस में तो आप उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, मोनोटॉनिक सीक्वेंस कहते हैं। अब हम इसको वन बाय वन समझेंगे कि मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग के लिए क्या है कंडीशन और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए क्या कंडीशंस हैं। इफ़ ए एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एन फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एन देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। यहाँ तक हम समझ लेते हैं पहले। ए एन प्लस वन से क्या मतलब है, ए एन जो होता है nth टर्म होता है किसी भी सीक्वेंस का। इफ़ ए एन प्लस वन कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि nth टर्म में अगर आप प्लस वन कर देंगे, nth टर्म की आगे का एक और टर्म ले लेंगे तो आप उसे कहते हैं ए एन प्लस वन। या फिर कह सकते हैं कि किसी सीक्वेंस में n की जगह पर n प्लस वन जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो बन जाएगा आपका ए एन प्लस वन टर्म। तो किसी सीक्वेंस का जो ए एन प्लस वनथ टर्म होता है अगर nth टर्म से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, जहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। इसको एक और तरह से अगर आप समझना चाहें कि किसी भी सीक्वेंस का जब आप कोई टर्म ले रहे हैं तो उसके आगे वाला जो नेक्स्ट टर्म है ए एन प्लस वन पिछले टर्म से बड़ा है, बड़ी वैल्यू है या उसके बराबर है, तो आप ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग कहते हैं। सो लेट्स डिस्कस अदर कंडीशन। इफ़ ए एन प्लस वन इज लेस देन और इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग। अगर किसी सीक्वेंस में एन प्लस वनथ टर्म जो है वो एन टर्म से छोटा है या बराबर है तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। ये तो हो गई है डेफिनेशन की बात। इसके अलावा टू और आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इफ़ ए एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन ए एन फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एन, दिस साइन इज़ फॉर, क्या कहते हैं हम इसे, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एन। अगर किसी भी सीक्वेंस में n प्लस वनथ टर्म जो है वो nth टर्म से ग्रेटर है। हमने इसमें क्या देखा था, ऊपर वाले डेफिनेशन में मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर और इक्वल था, लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, ओनली ग्रेटर का साइन है। अगर ओनली ग्रेटर का साइन होगा तो आप ऐसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। एंड इफ़ ए एन प्लस वन इज़ लेस देन ए एन for all values of n, so the sequence is said to be strictly decreasing। हमने मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग के लिए कौन सी कंडीशन पढ़ी है, अगर ए एन प्लस वनथ टर्म जो है लेस और इक्वल है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इक्वल का साइन हट गया है, ओनली लेस का साइन लगा हुआ है। तो ये तो हो गई है पहचान और डेफिनेशन, जिसमें आपने समझ लिया है कि डेफिनेशन में मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग की क्या कंडीशन है, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग की क्या कंडीशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी आपने कंडीशंस को समझ लिया है। इसके अलावा आप जो आपकी कंडीशन लिखी हुई है इसको एक और तरह से लिख सकते हैं
इफ़ ए एन वाले टर्म को आप इस तरफ मूव करेंगे तो किस तरह से आप इस सिचुएशन में लिख सकते हैं, ए एन प्लस 1, ये प्लस का टर्म जो है इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ए एन ग्रेटर और इक्वल्स टू, यहाँ कोई टर्म नहीं बचा है, 0। इस सिचुएशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसी सीक्वेंस में n प्लस 1th टर्म में से किसी nth टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं और आपको सब्ट्रैक्शन करने पर जो वैल्यू मिलती है वो पॉजिटिव हो, यानी कि 0 से बड़ी हो या फिर 0 के बराबर हो, तो ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाती है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाती है। यह हमने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए दिया है सिचुएशन। इस टर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपने यहाँ से ए एन प्लस 1 को इस तरफ मूव किया, यानी कि ए एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस ए एन, और साइन कैसा लगा हुआ है, लेस और इक्वल्स टू 0। अगर n प्लस 1th टर्म में से nth टर्म को सब्ट्रैक्ट किया और कोई भी वैल्यू 0 से कम आती है या 0 के बराबर आती है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कहते हैं। यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं 2 एग्जाम्पल्स, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है सीक्वेंस का nth टर्म दिया गया है, nth टर्म है n²। तो अब हम इसको किस तरह से अगर सीक्वेंस बनाएंगे, और नेचुरल नंबर होता है n, और आप पुट करेंगे 1 2 3, तो सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आपकी सीक्वेंस बन जाएगी जब आप इसमें n की वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सभी वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, बढ़ रही हैं, और इसमें जो स्मॉलर वैल्यू है वो क्या होगी, 1 का स्क्वायर, ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इसके बाद सभी वैल्यूज़ कैसी हो रही हैं, इंक्रीजिंग है। तो आप इसको क्या कहेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहेंगे। और इसके अलावा इसकी पहचान के लिए एक और आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ, 1/n, जो nth टर्म दिया है, और आप इससे जब सीक्वेंस बनाते हैं n की वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको मिलेगी 1/1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। आप जानते हैं कि आपके न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है, 1, एंड डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। इसका मतलब है डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो टर्म की वैल्यू आपकी कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पर जो आपका फर्स्ट टर्म है वो मैक्सिमम वैल्यू है इस सीक्वेंस की, और इसके बाद सभी वैल्यूज़ कैसी हो रही हैं, घट रही हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर। और फर्स्ट वाली हमारी कैसी आई थी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, बिकॉज ये इंक्रीज़ हो रही है और ये वैल्यूज़ कैसी हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है बहुत ही सिंपली कि कैसी सीक्वेंस होती हैं जिनमें आप पहचान करेंगे देखकर कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कैसे हैं और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग किस तरह से हैं। अगर सीक्वेंस में टर्म्स की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो आप कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और अगर टर्म की वैल्यू घट रही हैं तो वो क्या कहलाती है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक सीक्वेंस को डेफिनेशन से समझ लिया है। आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ और सिंपल से एग्जाम्पल्स देखेंगे जो मोनोटोनिक सीक्वेंस से रिलेटेड हैं, और जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ सीखी हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन सभी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अगर कोई सीक्वेंस इस तरह से है 1 2 3 एंड सो ऑन, जिसका nth टर्म क्या है, n है, तो इस सीक्वेंस में जब आप देख रहे हैं कि कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा है और सभी वैल्यूज़ एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस है 2, 2, 4 एंड 4, 6 एंड 6। यहाँ पर आप देख लीजिए सभी टर्म पॉजिटिव हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन सभी टर्म एक के बाद एक रिपीट भी होते जा रहे हैं। जैसे कि 2 के बाद यहाँ 2 दोबारा दी गई है वैल्यू, 4 एंड 4 रिपीट हो रही है, 6 एंड 6 रिपीट हो रही है। तो जब किसी सीक्वेंस में वैल्यूज़ आपस में इक्वल होती हैं और इंक्रीज़ भी हो रही हैं, इक्वल भी है एंड इंक्रीज़ भी हो रही है, तो आप ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि उसमें आपने कंडीशन क्या पढ़ी है, an+1 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू, इक्वल की भी कंडीशन थी वहाँ पर। दैट्स वाई आप क्या कहते हैं ऐसी सीक्वेंस को, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इन द नेक्स्ट सीक्वेंस nth टर्म आपको गिवन है -1/n।
-1/n में nth टर्म की वैल्यू जब आप पुट करेंगे, n की जगह 1, 2 एंड 3, तो आपको सभी टर्म नेगेटिव मिलेंगे। और जिस तरह से n की वैल्यूज़ आप पुट करते जाएंगे बड़ी, टर्म की वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाएगी। और आप जानते हैं कि नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू जितनी कम होती है तो आप उस टर्म की वैल्यू को उतना ही बड़ा मानते हैं। लाइक -2 और -3 में से कौन सी ग्रेटर वैल्यू होती है? -2। इसी वजह से जिस तरह से नंबर आपके इंक्रीज़ होंगे माइनस साइन के साथ, तो आपकी वैल्यूज़ भी कैसी होती जाएंगी? इंक्रीज़ होती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ऐसी सीक्वेंस को आप क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। यहाँ पर जब आप n की वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 बाय 1, तो कोई भी वैल्यूज़ आपस में सीक्वेंस में रिपीट नहीं होगी। तो आप इस वजह से सीक्वेंस को क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इन द फोर्थ सीक्वेंस वैल्यूज़ क्या हैं? 0 1 0 1 एंड इस तरह से रिपीट होता जा रहा है सीक्वेंस में टर्म्स। तो आप देख रहे हैं कि आप पता नहीं कर पाएंगे कि आपकी सीक्वेंस इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि अल्टरनेटिवली कि आपके टर्म जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। एक बार अगर घट रहा है तो दूसरी बार बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप सीक्वेंस को कहते हैं इज़ नॉट मोनोटोनिक, जहाँ पर आप डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये घट रही है सीक्वेंस या बढ़ रही है। तो इसको आप क्या कहते हैं? इज़ नॉट मोनोटोनिक, या फिर ये कहेंगे कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये भी लिख सकते हैं। इसमें टर्म जो हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं, और उसके साथ में आपके 1 एंड 1/3 से कंपेयर करेंगे जब, तो वैल्यूज़ कैसी हो रही हैं? कम हो रही हैं, घट रही हैं। इसी वजह से आप क्या कहेंगे? इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्योंकि डिक्रीजिंग में हमने क्या देखा है? इक्वल का साइन आता है और लेस का साइन आता है। इस वजह से आप इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इन द सिक्स्थ एग्जाम्पल वैल्यूज़ हैं -2, फिर उसके बाद +2, -4, +4। इस तरह में आप देख रहे हैं कि अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन दिए गए हैं। यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ना तो ये डिक्रीजिंग है सीक्वेंस, ना ही इंक्रीजिंग है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? नॉट मोनोटोनिक। इन द सेवेंथ एग्जाम्पल वैल्यूज़ दी गई हैं 1, -1/3, 1/5, -1/7। यहाँ पर भी अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ दी गई हैं, और इसमें भी आप लिख देंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, या फिर नॉट मोनोटोनिक। इस तरह से आपने सभी एग्जाम्पल समझ लिए हैं, जिनकी हमने अभी डेफिनेशंस पहले ही समझ ली हैं। सो अब हम देखते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल्स, जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कि कौन सी सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब हैं और कैसे हैं। जब हमें कहीं पर प्रूव करना होगा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो किस तरह से प्रूव करेंगे आप सीक्वेंस में। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नंबर 1। इन दिस एग्जाम्पल किसी सीक्वेंस का nth टर्म दिया गया है 2n - 1/3n + 2। ये किसी सीक्वेंस का nth टर्म है, मतलब इसको an लिख देते हैं हम यहाँ पर, 2n - 1/3n + 2। इसी सीक्वेंस के लिए जब आप an + 1 टर्म देखेंगे, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी आपको nth टर्म में n दिया गया है, वहाँ पर आप क्या पुट करते हैं? n + 1 पुट करते हैं। तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2 n की जगह अब हम रखेंगे n + 1 - 1/3 n + 1 एंड +2। इसको और सॉल्व करेंगे जब आप 2n + 2 हो जाएगा, और +2 - 1 +1 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे 2n + 1 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई n से करेंगे 3n, एंड 3 1s are 3 +2 करेंगे तो हो जाएंगे 5। इस तरह से n + 1 टर्म कैसा हो गया है? 2n + 1/3n + 5। अब हमें क्या करना है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए कंडीशंस हमने जब फॉलो की थी, तो हमें क्या फाइंड करना होता है? n + 1 टर्म में से an को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। an + 1 माइनस an की पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख देंगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या वैल्यू है।
तो चलिए क्या करना है हमें सबसे पहले, an+1 जिसकी वैल्यू है 2n+1 अपॉन 3n+5, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं nth टर्म को 2n-1 अपॉन 3n+2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर 3n+2 का मल्टीप्लाई होगा 2n+1 से, माइनस 2n-1 का मल्टीप्लाई है 3n+5 से, अपॉन 3n+5 एंड 3n+2। इन सभी को जब आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये आपने सॉल्व कर लिया है इतने पार्ट को। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 से, 2 3 जार 6n², 2 का मल्टीप्लाई 5 से, 2 5 जार 10 एंड -3, इसका मतलब है 7n बचेंगे, एंड -1 का मल्टीप्लाई +5 से, 5 1 जार 5, अपॉन में क्या आता है देखते हैं। 3n का मल्टीप्लाई 3n से करेंगे 9n², 3n का मल्टीप्लाई +2 से, 3 2 जार 6 एंड 5 3 जार 15, यानी कि 21n एंड 5 2 जार 10। ये आपने लिख ली हैं वैल्यूज़। इसके बाद 6n से 6n² कैंसिल हो गए हैं, 7n में से 7n कैंसिल हो गए हैं, यहाँ बचते हैं +2 एंड +5, तो हो जाएगी न्यूमरेटर की वैल्यू 7 अपॉन 9n² + 21n + 10। और यहाँ पर n की वैल्यूज़ क्या होती हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब यहाँ पर आप n की वैल्यूज़ कोई भी स्मॉलर या ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको पता चलता है कि आपको क्या वैल्यू मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है। और सभी वैल्यूज़ कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्योंकि जब आप पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जो कि 0 से बड़ी होगी। तो इसी वजह से आपका आंसर कैसा है, फाइनाइट एंड ग्रेटर देन 0। फाइनाइट एंड ग्रेटर देन 0 वैल्यू आपकी फाइनल वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जो n के साथ में आपने वैल्यू यहाँ पर लिखी है तो वो कैसी है, पॉजिटिव है। और जब इस पॉजिटिव वैल्यू में n की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे हम, तो कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी अगेन। तो उसको हम क्या लिखते हैं, फाइनाइट एंड ग्रेटर देन 0। और इसको लाइन को जो हमने लिखी है ये, इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि हमने an+1 माइनस an की वैल्यू फाइंड की जो कि 0 से बड़ी है, फाइनाइट है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप इसको क्या लिख देंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। कैसी सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सो जस्ट लाइक दैट an+1 माइनस an से आपने किसी भी सीक्वेंस के लिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या आप फाइंड कर सकते हैं। और इन एग्जाम्पल्स के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट सीक्वेंस को। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है और इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, इसको समझेंगे। सो फर्स्ट हम इसको रीड करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। Constant sequences are sequences for which all terms are the same। कांस्टेंट सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें सभी टर्म्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि मान लीजिए किसी सीक्वेंस का n+1 टर्म जो होगा उस सीक्वेंस के nth टर्म के इक्वल हो, ना ही घट रहा हो ना ही बढ़ रहा हो। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई सीक्वेंस है जिसमें ओनली 1 वैल्यू दी गई है, लाइक दिस 5 हमने यहाँ मान ली। और जब आप इससे सीक्वेंस बनाएंगे तो इसमें इस टर्म के अलावा कोई और टर्म नहीं है। यहाँ पर n में आपको कोई भी टर्म नहीं दिया गया है जो आपका बढ़े या घटे। तो इस तरह की सीक्वेंस को आप क्या कहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस कहेंगे। यहाँ पर कोई भी फाइनाइट वैल्यू आपको इस तरह सीक्वेंस में दी जाएगी तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, 1, 1 एंड 1। यहाँ पर आपको n में कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। अगर n होता टर्म के अंदर तो आप उसमें लिख देते कि कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी या फिर डिक्रीजिंग होगी। लेकिन जब आपको वैल्यूज़ ही कोई कांस्टेंट दी गई हैं तो ऐसी सीक्वेंस कैसी कहलाएगी, कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाएगी। तो जो भी हमने अभी तक डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनके अकॉर्डिंग अब हम नोटेशन समझ लेते हैं।
नोटेशन में क्या है, जो भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनकी आप हिंट से ही समझ जाएंगे देखते ही कि कोई सीक्वेंस किस तरह की है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर किसी सीक्वेंस का n+1th टर्म जो है nth टर्म के ग्रेटर या फिर इक्वल है, बड़ा है या फिर बराबर है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहते हैं। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का एक और नाम है नॉन डिक्रीजिंग। जो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती है वो घट नहीं रही होती है, और जो घटेगी नहीं ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, नॉन डिक्रीजिंग। द सेकेंड नोटेशन इज an+1 इज लेस देन और इक्वल टू an। किसी भी सीक्वेंस का n+1th टर्म जो है वो nth टर्म से छोटा है या फिर लेस है या फिर इक्वल है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और इसका दूसरा नाम क्या है, नॉन इंक्रीजिंग। इन द थर्ड नोटेशन an+1 इज ग्रेटर देन an, यानी कि किसी सीक्वेंस में n+1th टर्म जो होगा वो nth टर्म से बड़ा होगा। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं दिया गया है, इसी वजह से आप ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर इसको सिर्फ इंक्रीजिंग भी लिखा जा सकता है। इन द फोर्थ नोटेशन an+1 इज लेस देन an। n+1th टर्म जो है वो nth टर्म के वैल्यू से कम होगा, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। तो ये तो हो गए हैं नोटेशंस, जिसमें आप हिंट से ही समझ जाएंगे बहुत अच्छे से कि सीक्वेंस को हमें क्या नाम देना है मोनोटोनिक के अकॉर्डिंग। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखें, जिसमें आपको सीक्वेंस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, ये सारे टॉपिक्स आपको उस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।